किसी भी गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में ये भी आता है ताप का प्रभाव। देखो बाबू, गैसों को आपको किसमें घोलना है? द्रव यानी जल के भीतर घोलना है। और जब किसी गैस को हम क्या करते हैं? द्रव यानी जल में क्या करते हैं? घोलते हैं, और घोलते समय ताप में हम वृद्धि करते हैं, तो उनकी विलेयता या घुलनशीलता क्या हो जाती है? घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि अधिकांश गैसें जब जल में घुलती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात ऊष्मा यानी हीट क्या होती है? बाहर निकलती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात ऊष्मा यानी हीट क्या होती है? बाहर निकलती है। तो जितनी भी गैसीय अभिक्रिया होती है, जब किसी भी गैस को आप जल के भीतर घोलोगे तो क्या करेंगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगी, यानी खुद संपन्न होकर क्या करती है? ऊष्मा को बाहर करती है। और उस कंडीशन में अगर आप क्या करेंगे? बाह्य टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी बाहर से उसे ऊष्मा देंगे यानी गर्म करेंगे, तो उनमें क्या होगी? विलेयता घट जाएगी। क्या हो जाएगी? विलेयता घट जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे क्या कि ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता घुलनशीलता या इसी का दूसरा नाम क्या बताया गया था? विलेयता। घुलनशीलता या विलेयता घटती है, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे CO2 गैस को जब आप H2O में घोलते हो तो ये कन्वर्ट होता है किसमें बाबू? H2CO3 में, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। और प्लस इसमें से बहुत अधिक मात्रा में क्या बाहर निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। अर्थात ये क्या होती है? एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। दाब का प्रभाव क्या होता है? दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव को इंग्लिश से क्या कहोगे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ क्या होगा? प्रेशर। क्या लिखेंगे इसे बाबू? दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता या इसी को क्या कहते हो? घुलनशीलता बढ़ती है। हेनरी का नियम। हेनरी का जो थे, उन्होंने क्या किया था? गैसों की द्रव में विलेयता को प्रदर्शित करने के लिए अपना नियम दिया था। और उन्होंने कहा था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता जो होती है उसके दाब के समानुपाती होती है। क्या कहते हैं हेनरी? हेनरी ने कहा था कि स्थिर ताप पे किसी गैस की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता उसके दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक होता समानुपाती होता है।
क्या कहा हेनरी ने? अगर ताप हमारा स्थिर होता है तो किसी भी गैस की द्रव में जो घुलनशीलता होती है उसके दाब के कैसे होती है? समानुपाती होती है। अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं? यम इज प्रोपोर्शनल टू पी। आपको पता है कि प्रोपोर्शनल टू के लिए क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? के होगा। तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू पी। जहां ध्यान से देखेंगे यम क्या है बाबू? गैस की घुली मात्रा, गैस की घुली मात्रा। और पी क्या है बाबू? गैस का दाब, गैस का दाब। और के जो होता है इसे कहते हैं समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। स्थिर ताप होगा तो गैस की जो घुलनशीलता यानी यम जो होगी उसके दाब पी के क्या हो जाएगी? समानुपाती होगी। यानी यम इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? पी। प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू का एक साइन और इसके जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा के। तो यम इक्वल टू के इंटू पी हो जाएगा। ये किसने बताया? हेनरी ने। तभी डाल्टन ने बताया, डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार गैस की विलेयता या इसी को कहते हैं घुलनशीलता, घुलनशीलता या इसी को कहते हैं मोल प्रभाज। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज या मोल प्रभाज को ही कहा जाता है मोल अंश। ठीक है। गैस के आंशिक दाब, आंशिक दाब पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। जब हेनरी बता रहे थे कि किसी भी गैस की जो घुलनशीलता होती है उसके दाब के समानुपाती होती है, उसी समय डाल्टन ने बताया कि किसी भी गैस की विलेयता या घुलनशीलता जो होती है गैसों के आंशिक दाब पर क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है। गैसों के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। माना यदि, माना यदि किसी गैस की वाष्प अवस्था, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब पी गैस के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को रिप्रेजेंट करते हैं चाई से। चाई गैस के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ध्यान से समझे। गैस की विलेयता या घुलनशीलता किस पे निर्भर करती है? डाल्टन के अनुसार गैसों के आंशिक दाब के पर। फिर डाल्टन ने बताया कि यदि हम मान लें कि किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब पी हो और उसका मोल प्रभाज क्या हो? चाई गैस हो। क्या हो? तो इन दोनों के बीच में संबंध कैसा होता है? समानुपाती का। कैसा होता है? समानुपाती का। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? पी इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं बाबू? चाई गैस लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल टू के लिए क्या लगेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा वो लगेगा बाबू के एच। क्या लगेगा? इंटू में हो जाएगा आपका चाई गैस। अब देखो चाई गैस इधर गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग देगा। तो इसे हम लिख सकते हैं पी अपान चाई गैस अब बराबर में हो जाएगा। इस समीकरण को कहते हैं बाबू हेनरी समीकरण। क्या कहते हैं? हेनरी समीकरण। और हेनरी समीकरण में जो यूज किया गया है, जहां ध्यान देंगे, जहां पी क्या है बाबू? पी बराबर है गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब। चाई गैस क्या है? गैस का मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज। के एच क्या है बाबू? हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। नोट ध्यान से देख लेंगे। के एच का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है।
हालांकि कांस्टेंट की वैल्यू समान होती है, लेकिन केएच की वैल्यू प्रत्येक गैस के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। फिर रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान दें। हेनरी का किस लिए नियम दिए थे? किसी भी गैस को द्रव में घोलते समय घोलने के लिए हेनरी ने अपना नियम दिया था। और उसमें उन्होंने क्या बताया कि ताप जब हम स्थिर कर देंगे, क्या करेंगे, ताप को स्थिर कर देंगे, तो गैस की जो घुलनशीलता होगी उसके दाब की क्या होगी, समानुपाती होगी। अगर घुलनशीलता को यम मान लेते हैं, दाब माने पी हो जाता है, तो यम इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पी। प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, तो यम इक्वल टू हो जाएगा के इनटू पी, जहां यम क्या है, गैस की घुली मात्रा, पी क्या है, गैस का, अब के क्या है, समानुपाती स्थिरांक। अब उसी समय डाल्टन ने अपना नियम दिया कि गैस की जो घुलनशीलता होती है गैसों के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। सेम चीज है ऊपर वाली, वहां पे उन्होंने दाब कहा था, यहाँ पे आंशिक दाब का आ गया बस। और फिर कहा उन्होंने कि ये मान लिया कि किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब पी हो और गैस का मोल प्रवाह क्या हो, चाई गैस हो, तो पी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, चाई गैस। फिर प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, केएच इनटू चाई गैस। अब यहाँ पे चाई गैस क्या है, गुणा कर रहे हैं तो इधर आएगी, तो पी अपन चाई गैस इक्वल टू क्या आ जाएगा, केएच। यहाँ केएच क्या है, अच्छा सॉरी, यह समीकरण को क्या कहेंगे, हेनरी समीकरण। जहाँ पी क्या है, गैसों का आंशिक दाब, चाई गैस क्या है, गैसों का मोल प्रवाह, और केएच क्या है, हेनरी स्थिरांक, जिसका मान क्या होता है सभी गैसों के लिए अलग अलग। कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लीजिए। हाँ ठीक, चलो इसके बाद हम लोग को पढ़ना था हेनरी नियम की सीमाएं। इसमें कोई समस्या नहीं ना है। चलो आगे बढ़ोगे तो पढ़ना है कि ये हेनरी के नियम की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि हेनरी का नियम कब कार्य करेगी और कब कार्य नहीं करेगी। अभी आपने लिखा है कि हेनरी के नियम में लिखा गया था स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हमको क्या पढ़ना है, सीमाएं पढ़ना है, लिमिटेशन। आगे लिखेंगे उसी में कि हेनरी का नियम निम्न शर्तों पर कार्य करता है, कार्य करता है। क्या हुआ, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दूसरा दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, तीसरा विलायक में गैस के घुलने के बाद उसके आणविक संरचना में, उसके आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और लास्ट बताए थे विलेय यानी गैस विलायक में, विलायक में कम घुलनशील होना चाहिए, कम घुलनशील होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार शर्त है जिस पर क्या होता है, हेनरी का नियम क्या होगी, कार्य करेगी, अन्यथा कार्य नहीं करेगी। नोट करो, केएच का मान, केएच का मान अधिक होता है, अधिक होता है तो गैस की घुलनशीलता घटती है, क्योंकि इनमें व्युत्क्रमानुपाती
का संबंध होता है। CO2 गैस, HCl गैस, NH3 गैस की जल में विलेयता अधिक होती है, अधिक होती है, इसलिए यह हेनरी के नियम का पालन नहीं करेंगी। यह चाहे अधिक होती है, इसलिए इस पर लिख लो, इस पर हेनरी का नियम कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपने शर्त में लिखा है कि क्या होगा, जो गैस घोल रहे हो वह गैस जो घोल रहा है वह क्या होता है, विलायक के जल में क्या होना चाहिए, कम घुलनशील होना चाहिए, लेकिन ये गैसें क्या होती है, जल में अधिक घुलनशील होती है। फिर आगे के दूसरा एक नोट और लिख लेना कि CO2 गैस, HCl गैस, NH3 गैस की बेंजीन में विलेयता कम होती है, इसलिए इस पर हेनरी का नियम कार्य करेगा, कार्य करेगा।